as you know my journey, that I was a struggling model, and from model to becoming a owner and a founder of the agency is like, it's a huge responsibility. So definitely when I was only Ashi, तो I was focusing more on myself, struggle ज़्यादा था और अपने बारे में सोचना ज़्यादा था. When I became Ashi मैम, उसके बाद बहुत कुछ चेंज हो गया कि इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. सारे स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर. सो मैं अपने बारे में बाद में सोचती हूँ, मुझे पहले अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोचना होता है. एज ए जब आप टीचर बन जाते हो ना, तो एक वो ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी कि यार हमें ना कुछ बच्चों को सिखाना है अब, राइट, कि वो कुछ अच्छा करें जिंदगी में. जो प्रॉब्लम्स हमें आई हैं, कम से कम वो चीजें वो फेस ना करें. बिल्कुल. और आई थिंक मेरा एजेंसी के पीछे का मोटिव ही यही था कि जो प्रॉब्लम्स मैंने बीइंग अ मॉडल फेस की है अपने स्ट्रगलिंग करियर में, वो ना फेस करें. और वही मेरा फोकस हर दिन रहता है. आपने जो ये बात बोली कि अलग अलग मॉडल्स के भी काम हैं. हाँ, फील्ड्स अलग अलग हैं मॉडल्स की भी. तो आजकल लेकिन हर मॉडल मतलब कि वो काम करने लगे, तो वो प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब कि लाइक आपने बोला कि दिस इज अ रनवे मॉडल या कोई पेजेंट मॉडल, तो क्या वो मिक्स नहीं होता है या वो ठीक है? वो रनवे मॉडलिंग यूजुअली उनको मिलती है ज़्यादा जो 5 अबव होते हैं. ओके. और मेरे पास स्टूडेंट्स 5 भी होते हैं, तो मैं उन्हें रिकमेंड सीधे मना करती हूँ कि डोंट गो फॉर रनवेज. क्योंकि आज नहीं तो कल उनका वो जो सपना है वो डिसअपॉइंट होंगे, वो टूटेगा कि मैं तो 5'2" हूँ, मैं रनवे नहीं कर सकती. एंड देन वो फिर आपको पकड़ेंगे. एग्जैक्टली. आपने तो कहा था आप बन सकते हो, फिर आपने पहले क्यों नहीं बताया कि ये फील्ड मेरे लिए ठीक नहीं है. तो मैं उनको वही सजेस्ट करती हूँ जो वो एक्चुअली कर सकते हैं, बिना उन्हें झूठे सपने दिखाए कि नहीं आप you're 5'2" बट स्टिल यू कैन डू रनवे, स्टिल यू कैन बी अ सुपर मॉडल. सो देखना पड़ता है कि किस क्राइटेरिया में कौन सी कैटेगरी ऑफ गर्ल हु इज फिटिंग. ओके. हाय आशी. हेलो. कैसे हो? ठीक हूँ, आप बताओ. बहुत बढ़िया. फाइनली वी आर मीटिंग सेकंड टाइम. यस. एंड नाउ इन नोएडा. करेक्ट. है ना? नोएडा, दिस इज नोएडा. यस, दिस इज नोएडा. राइट. सो पहले जब हम मिले थे तो हमने बहुत सारी पर्सनल बातें की थी, अबाउट योर चाइल्डहुड, अबाउट योर कॉलेज, है ना? और अब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लाइंग फैम. है ना? तो क्या चेंजेस आए हैं आशी में फ्लाइंग फैम के बाद? Okay, so as you know my journey, that I was a struggling model, and from model to becoming a owner and a founder of the agency is like, it's a huge responsibility. So definitely when I was only Ashi, तो I was focusing more on myself, struggle ज़्यादा था और अपने बारे में सोचना ज़्यादा था. When I became Ashi मैम, उसके बाद बहुत कुछ चेंज हो गया कि इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. सारे स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर. सो मैं अपने बारे में बाद में सोचती हूँ, मुझे पहले अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोचना होता है. तो कभी कभी लगता नहीं कि यार मैम मत बोलो प्लीज, अभी आशी ही बोलो. मतलब कि अभी मैं उतनी बड़ी तो नहीं हुई हूँ. वेल टू बी ऑनेस्ट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं फ्लाइंग फैम एजेंसी के, चाहे वो टीन कैटेगरी को बहुत यंग 15-16 एज के, चाहे वो मिड एज 25-27 के हो, या वो सीधे 30-40 तक के हो, सब आशी मैम. सो अब तो मुझे लगता है कि आदत हो गई. अब कोई मुझे आशी भी बोलता है तो मुझे लगता है. एंड एक बहुत अच्छी चीज़ है जिंदगी में कि जो मैं भी अपने रेडियो स्टूडेंट्स को जब होता हूँ, तो एज ए जब आप टीचर बन जाते हो ना, तो एक वो ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी कि यार हमें ना कुछ बच्चों को सिखाना है अब. राइट. कि वो कुछ अच्छा करें जिंदगी में. जो प्रॉब्लम्स हमें आई हैं, कम से कम वो चीजें वो फेस ना करें. बिल्कुल. और आई थिंक मेरा एजेंसी के पीछे का मोटिव ही यही था कि जो प्रॉब्लम्स मैंने बीइंग अ मॉडल फेस की है अपने स्ट्रगलिंग करियर में, वो ना फेस करें. और वही मेरा फोकस हर दिन रहता है. तो क्या क्राइटेरिया रहता है जब आपके पास कोई स्टूडेंट आता है फ्लाइंग फैम में सीखने, तो क्या क्राइटेरिया होता है जो आशीष सबसे पहले देखती है? और वो होता है 5-10 मिनट में ना कि पता लग जाता है टीचर को कि ये स्टूडेंट कामयाब होगा या नहीं होगा. तो वो आशी को हो जाता है. वेल मुझे लगता है कि किसी स्टूडेंट को देख के मैं कभी ये नहीं सोच सकती कि ये कामयाब नहीं हो सकता. क्योंकि अगर टीचर या ग्रूमर ये सोचे कि ये कामयाब नहीं हो सकता, तो शायद मुझे लगता है कि कोई टीचर उतनी मेहनत ही नहीं करेगा उसके ऊपर.
तो मैं पहली चीज़ तो किसी को कभी जज नहीं करती कि ये नहीं कर सकता है, मैं ये सोचती हूँ और ये देखती हूँ कि ये कहाँ क्या बेस्ट कर सकता है। ओके। सो मेरा पहला फोकस ये होता है, प्लस उनके लिए कितना क्या चीज़ ज़रूरी है, वो किस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं उनके लिए, क्योंकि मॉडलिंग भी बस एक तरीके की नहीं होती, पैजेंट भी है, मॉडलिंग भी है, कई और तरीके भी हैं मॉडलिंग में। कोई रनवे शोज कर रहा है, कोई सिर्फ फोटो शूट कर रहा है, एंड कोई ब्यूटी पैजेंट नेशनल लेवल का करना चाहता है, कोई इंटरनेशनल। तो उसमें भी मॉडलिंग पैजेंट में भी इतनी क्राइटेरियाज हैं कि मुझे ये देखना पड़ता है कि ये कहाँ फिट होगी, उस अकॉर्डिंग उन पे काम करना शुरू किया जाता है। सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ। आपने जो ये बात बोली कि अलग अलग मॉडल्स के भी काम हैं, हाँ, फील्ड्स अलग अलग है मॉडल्स फील्ड्स की अलग भी। तो आजकल लेकिन हर मॉडल हर मतलब कि वो काम करने लगे, तो वो प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब कि लाइक आपने बोला कि दिस इज अ रनवे मॉडल या कोई पेजेंट मॉडल, तो क्या वो मिक्स नहीं होता है या वो ठीक है वो? सी रनवे मॉडलिंग यूजुअली उनको मिलती है ज़्यादा जो 5'5" अबव होते हैं, ओके। और मेरे पास स्टूडेंट्स 5'2" भी होते हैं, तो मैं उन्हें रिकमेंड सीधे मना करती हूँ कि यू नो डोंट गो फॉर रनवेज, ओके। क्योंकि आज नहीं तो कल उनका वो जो सपना है वो डिसअपॉइंट होंगे, वो टूटेगा कि मैं तो 5'2" हूँ, मैं रनवे नहीं कर सकती। एंड देन वो फिर आपको पकड़ेंगे। एग्जैक्टली कि कि आपने मैम आपने तो कहा था आप बन सकते हो, फिर आपने हाँ पहले क्यों नहीं बताया कि ये फील्ड मेरे लिए ठीक नहीं है। तो मैं हाँ। उनको वही सजेस्ट करती हूँ जो वो एक्चुअली कर सकते हैं, बिना हम्म उन्हें झूठे सपने दिखाए कि नहीं आप you're 5'2" बट स्टिल यू कैन डू रनवे, स्टिल यू कैन बी अ सुपर मॉडल। सो देखना पड़ता है कि किस क्राइटेरिया में कौन सी कैटेगरी ऑफ गर्ल हु इज फिटिंग। ओके। तो जब फ्लाइंग फैम शुरू हुआ है ना, तो आशी क्या क्या सोचा था कि उस समय कि कहाँ तक लेके जाना है इसको, बिकॉज अभी तो बहुत ज्यादा हाइट्स पे चला गया है इन 3 सीजन्स में ही। राइट। बिकॉज का जो वो बोलते हैं ना कैनवस होता है एक, जैसे मूवी का कैनवस होता है, ऐसे ही एक हर इवेंट का हर पेजेंट का एक कैनवस है, तो इसका कैनवस बहुत बड़ा हो गया है ना, बिकॉज हर किसी को पता है कि फ्लाइंग फैम एक नाम है एंड आशी इज नेम। यस। तो क्या ये सोचा था या ये था माइंड में कि ये तो इतना तो करना ही है? टू बी वेरी ऑनेस्ट ये प्लान नहीं था, कुछ भी प्लान नहीं था, यहाँ तक कि ये भी प्लान नहीं था कि आई विल ओपन माई एजेंसी एंड आई विल बिकम अ मेंटोर एंड अ टीचर वन डे। सो कुछ भी प्लान नहीं था, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ मॉडल, उससे ज़्यादा आगे कभी सोचा ही नहीं था। बट आई थिंक मेरे स्ट्रगल पीरियड ने और मेरी स्टोरी ने ही मुझे पुश किया टू ग्रूम अदर्स, एंड आई स्टार्टेड धीरे धीरे शुरू करते करते जब स्टूडेंट्स से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और मुझे लगा कि मैं सिखा सकती हूँ, तो धीरे धीरे कब ग्रो होता चला गया। क्योंकि कई बार होता है आपके अंदर कोई टैलेंट होता है बट आपको खुद भी नहीं पता होता, और मेरे अंदर ये टैलेंट था कि आई कैन ग्रूम अदर्स, ये मुझे पता नहीं था। जब मैंने शुरू किया करते करते, जब मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छा सिखा पा रही हूँ, स्टूडेंट्स नाउ आर मेकिंग टू बिग लेवल ऑफ पैजेंट्स, दे आर विनिंग, तब मुझे अपने आप पे बिलीव हुआ कि यस आई हैव दैट कैपेबिलिटी कि मैं क्राउन जीतने की जगह क्राउन जिताने पे फोकस कर सकती हूँ। तो जब आशी ने जब मॉडलिंग की थी, मैं थोड़ा सा फ्लाइंग फैम से हटके सवाल पूछ रहा हूँ, तो आशी ने उस समय क्या सोचा था कि कहाँ तक? वैसे टू बी ऑनेस्ट बस मैंने सिर्फ क्राउन तक सोचा था कि अच्छा। आई वांट टू अचीव द क्राउन, लेकिन नाउ यू आर गिविंग द क्राउन, यस है ना? ये बहुत बड़ी चीज है, मतलब राइट, कि लेने से ज्यादा, मतलब कि मेरे को लगता है कि लाइक आप दे गिविंग रहे बैक। हो, है ना, तो ये ज्यादा अच्छा ये प्लेटफॉर्म ज्यादा बड़ी चीज है। एक्चुअली मैंने छोटी चीज सोच रखी थी मेरे लिए, बट है। होता है ना भगवान आपके लिए कुछ ज्यादा बेहतर सोच के रखता है, यस, तो शायद उन्होंने मेरे लिए उससे बेटर सोच के रखा था, एंड दैट इज व्हाई आई एम पासिंग द क्राउन्स टुडे। वो तो है ही। और जब मैंने पहले इंटरव्यू किया था, तब मैंने जब आपने बात भी की, तो कि यू स्ट्रगल अ लॉट, राइट। है ना, इन मुंबई बहुत ज्यादा स्ट्रगल, है ना, तो मेरे को लगता है कि वो जो तपस्या थी उस समय की, शायद ये उसी का फल मिल रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये उसका रिजल्ट है कि जितना मैंने स्ट्रगल किया है, अब मैं एक सेटल्ड हूँ, अपनी एजेंसी अच्छे से रन कर रही हूँ, एंड आई थिंक यू आर अ सारे सिंगर स्टूडेंट्स ऑल्सो, के साथ यू आर अ सिंगर ऑल्सो, यू आर या आई डूइंग एम अ सॉन्ग्स सिंगर। ऑल्सो, है ना, तो कितनी सारी चीजें हो गई, है ना। बहुत सारी चीजें, ग्रूमर, मेंटोर, जूरी, सिंगर, एक्टर, सब कुछ एंड एक मेरे साथ को दे लगता है दिया। कि अब जो आपकी पीआर है, वो मुझे लगता है वो पहले नहीं होगी आशी की, अब बिकॉज लोगों से मिलना, राइट, टाई अप्स करना, है ना, राइट, अलग अलग लोगों से जाके मिलना, फॉर एनीथिंग, मतलब कि जो भी आपका पेजेंट से रिलेटेड, या फ्रॉम अ स्मॉल वेंडर से लेके हाई एंड राइट, ब्रांड तक आप मिलते हो, है ना, तो कितना डेफिनेटली, ज्यादा पीआर बनती है आपकी खुद की बिल्कुल। भी, है ना, तो उसमें क्या हेल्प हुआ फ्लाइंग फैम से?
मुझे लगता है मेरा नाम आज जितना भी है तो मैं तो पूरा क्रेडिट अपनी एजेंसी फ्लाइंग फिल्म को ही देती हूँ। आई थिंक मुझे कोई आज जानता है तो बिकॉज ऑफ माई एजेंसी, एंड जितना भी मैं सक्सेसफुल हुई हूँ, जितना भी मेरा पीआर, जितना मेरा ब्रांडिंग हुआ है, वो सब मुझे स्टूडेंट्स के प्यार से ही मिला है, क्योंकि उन्होंने ही मेरी पीआर और ब्रांडिंग बहुत अच्छे से की है कि यू शुड डेफिनेटली गो टू फ्लाइंग फिल्म। आशी मैम इज वेरी गुड इन ट्रेनिंग, शी विल गिव यू द बेस्ट ट्रेनिंग। सो उन्होंने ही मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट, प्यार और प्रमोट करके यहाँ तक पहुँचाया है। अच्छा, एक ना थोड़ा सा सवाल वैसे बैठे बैठे मन में आया था कभी कभी। तो जब मॉडल्स होती हैं, जब आप उनको ट्रेन करते हो, अब जैसे आप बैठे हो है ना, आपको ये आपके अब मेरे को लगता है स्वभाव में आ गया है कि ऐसे ही बैठना है ना। हाँ, कुछ ऐसे है ना, ही। मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है स्ट्रेट ना। बैठना, है ना, हाँ। मतलब कि पोस्चर ऐसा होना चाहिए बैठने में, है ना, राइट। आपने दिखना ऐसे है, चलना ऐसे है। तो जब बच्चा पहले आता है आपके पास, है ना, कोई भी आया है ना, टीन कैटेगरी की या मिसेस कैटेगरी की, अब हर किसी की आदत ये नहीं होती, बिल्कुल। है ना, बिकॉज हमें घर में नहीं सिखाया जाता, राइट, पोस्चर्स हमें नहीं बताया जाता पता ना। होते कि हाँ, कैसे बहुत बैठना कम है। घर है ऐसे, मुझे को आज भी लगता है इंडिया में, हम्म। जहाँ पे ये चीज है करेक्ट। है ना। तो कितनी दिक्कत आती है उनको, उनके वो जो होता है ना कि स्टीरियोटाइप से तोड़ना कि नहीं ऐसे बैठना है, लेग को ऐसे रखना है, तो कितनी दिक्कत आती है। आई थिंक फ्रॉम द डे वन, स्टार्टिंग से लेके जब तक वो किसी अच्छे लेवल तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक मैं उन्हें पॉइंट आउट करती रहती हूँ, सीधे बैठो, ठीक करो, पैर ठीक करो, हाथ ऐसे रखो। सो इन केस ऑफ उनकी क्लासेस चल रही हैं या वो कहीं पोर्टफोलियो में हैं या किसी बड़े पैजेंट के लिए जा रहे हैं, सो बिफोर दैट आई थिंक मेरी उनके साथ 1 घंटे की क्लास कब 5 घंटे में कन्वर्ट हो जाती है, उनको समझाते समझाते कि ये मत करना, ये मत करना, ऐसे मत बैठना, वैसे मत खड़े होना। सो आई थिंक टीचर और ग्रूमर का काम ही है कि उन्हें हमेशा करेक्ट करते रहो, तो मैं उनको हमेशा समझाती रहती हूँ। बट मुझे लगता है कि गर्ल्स बहुत ऑब्जर्विंग है आजकल, आई मीन द यंग गर्ल्स बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व जल्दी करते हैं एंड बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं। सो ऑब्जर्विंग पावर इज़ वेरी गुड। तो फर्स्ट डे से लेके जब तक वो लड़की या जो भी स्टूडेंट आपका जाता नहीं है, जाता तो कोई नहीं होगा ऑब्वियसली आपको छोड़ के, सब हमेशा साथ ही रहती होंगी, है ना, बस वो घर जाती होंगी अपने। तो वो फर्स्ट डे से जब आती हैं और जब लास्ट डे उनका होता है ट्रेनिंग का या उसके बाद पेरेंट्स होते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि वो आशी उन्होंने आके बोला हो कि यार मैम यू चेंज्ड आवर लाइफ। आई थिंक हर दिन हर स्टूडेंट यही बोलता है कि मैम आपसे मिलके बहुत कुछ बदल गया मेरी लाइफ में। आई थिंक आपने हमारे सोचने का तरीका बदल दिया, आपने हमारी लाइफ बदल दी। तो ये सब सुन के ही एक अलग ही मोटिवेशन आता है कि अगर हम किसी एक की भी लाइफ बदल पा रहे हैं तो वो बहुत है, और अगर आपको हर स्टूडेंट वही बात बोल के जाए, विच मीन्स यू आर डूइंग ग्रेट। तो व्हेन यू स्टार्टेड फ्लाइंग फैम, है ना, तो दिक्कत सबसे ज्यादा वो आती है बिकॉज वी आर आल्सो इन एजुकेशन फील्ड, है ना, हम रेडियो जॉकी ट्रेनिंग देते हैं, तो पहला बच्चा लाना मुश्किल होता है ना, उसके बाद तो फिर एक साइकिल बन जाता है, करेक्ट, है ना। तो वो जो पहला स्टूडेंट था वो लाना कितना मुश्किल था? टू बी ऑनेस्ट, वो पहले स्टूडेंट मुझे बहुत पहले से ही मैसेज कर रहे थे कि मैम कब आप कुछ ऐसा शुरू करोगे, क्या आप सिखाते भी हो, क्या आप सिखा भी सकते हो। बट आई यूज्ड टू से कि मैं उनको बस टिप्स एंड ट्रिक दे देती थी कि ऐसा करो ऐसा करो, बट कभी ये नहीं प्लान किया था कि प्रॉपर ग्रूमिंग भी दूंगी। कि मैं ऐसे पैसे भी कमा सकती हूँ ना। कि मैं चार्जेस भी कर सकती हूँ इस पे, चार्जेस भी हो सकते हैं, और मतलब आई यूज्ड टू गिव फ्री टिप्स कि हाँ ऐसा करो, यू विल बी बेटर इन दैट केस। तो मुझे लगता है मुझे अप्रोच तो स्टूडेंट से आते रहते थे बिकॉज वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे मुझसे, बट तब आई वाज अ मॉडल, सो उनके लिए आई वाज अ एक्सपीरियंस मॉडल, और वो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हमेशा मुझसे लेते रहते थे। तो आई थिंक फर्स्ट स्टूडेंट ऐसे कुछ हुआ था कि जब मैंने अपनी एजेंसी लॉन्च की थी तो मुझे काफ़ी सारे डीएम्स आने लग गए थे कि येस आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू। और आई थिंक हमारा पहला लाइफ का जो बैच था वो भी कुछ 1 या 2 स्टूडेंट नहीं थे, आई थिंक 7-8 स्टूडेंट थे जो एक साथ जिनका पहला बैच हुआ था। ओह माय गॉड, मतलब कि बहुत अच्छी अचीवमेंट होती है कि फर्स्ट बैच में ही इतने स्टूडेंट है ना। वैसे आप जनरली कितने स्टूडेंट्स होते हैं पर बैच? सो पूरे मंथ एक्चुअली हमारे क्लासेस चलते रहते हैं, पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि एक हफ्ता बैच चलो और बंद। तो क्योंकि हम ज़्यादा ग्रुप क्लासेस नहीं करते हैं, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को हो रही है वो ये है कि ग्रुप क्लासेस होते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता मैम। जब वहाँ पे 30-50 लोग हैं तो हम अपना क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाते हैं। हमें बहुत डर लगता है कि हम पूछेंगे तो हम डम्प तो नहीं वो करेंगे, मुझे जज तो नहीं किया जाएगा, और मैं डम्प फील करूंगी, ये बहुत है। तो इस प्रॉब्लम को ही समझते हुए मैंने बेसिकली एक पूरा बैच चलाने की जगह एक साथ
मैंने उसको पूरा मंथ एज अ बैच रखा है कि चाहे Okay. आप एग्जाम्पल सितंबर में आओ तो आपका सितंबर बैच हो गया, अक्टूबर में आओ तो अक्टूबर बैच हो गया, लेकिन क्लासेस इंडिविजुअल होंगे। यानी जितने भी क्लासेस होते हैं हर स्टूडेंट के लिए अलग से 1 या 2 घंटे की क्लासेस होती हैं, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट ऐसे उनके ओके, classes मतलब कि चलते वो हैं। कभी भी ग्रुप में इकट्ठे नहीं होते हैं। नहीं, जब तक कोई बहुत बड़ा रिवीजन क्लास नहीं है तब तक नहीं। रिवीजन Okay. में हम ग्रुप में करते हैं, बट हम जब किसी की भी पहली क्लास है या वो पहली बार इस फील्ड में आ रहा है तो इंडिविजुअल क्लासेस पूरे। ओके, तो आप थक नहीं जाते या ये चीज हिट करती है अब? आई थिंक मुझे लगता है हर दिन एक स्टूडेंट आना चाहिए और हर दिन एक कोई ना कोई यहाँ से सीख के जाना चाहिए। हर हफ्ते हमारा ग्रेजुएशन डे होता है कि एक हफ्ते का कोर्स पूरा हो गया, नाउ शी इज गेटिंग ग्रेजुएटेड, नेक्स्ट आ गए। हम्म, और आई थिंक ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में एक स्टूडेंट होता है, इट्स की एक दिन में 6-7 स्टूडेंट्स भी होते हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ कि यस, स्टूडेंट तो 1 घंटा आया राइट। है ना, वो तो आके अपनी प्रैक्टिस करके चला गया है ना, लेकिन आप तो वहीं हो राइट, और आपको तो फिर वही चीज रिपीट करनी है, रिपीट वैसे ही करनी चल के होती है। दिखाना है, यस, वही वैसे सेम वही रिपीटेडली क्वेश्चंस करना पड़ता है, उनके पूरे आंसर। दिन यही चलता है। बेसिकली मैं उनको 40 मिनट्स 50 मिनट्स के गैप में बुलाती हूँ कि लाइक 50 मिनट पहले उनको फोकस किया, फिर नेक्स्ट 50 मिनट, और उसके बाद लास्ट में सबको मर्ज कर दिया, सो दैट उनको इंडिविजुअल अटेंशन भी मिल गया, उनको मैंने दिखा भी दिया कि करना क्या है, सीख लिया। और उसके बाद देन वी मर्ज इनटू 2 ऑफ पेयर या 3 ऑफ पेयर। ऐसे करते करते हमारी क्लासेस, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि हमारी 5-6 घंटे क्लास कब हो जाती है हमें पता पता ही नहीं नहीं लगता। और उसके लिए फिर उसी अकॉर्डिंग मुझे मेरे लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता लेकिन आप निकालते हो फिर भी, है, फिर भी निकालना ही पड़ता है ऑब्वियसली। यू हैव टू बिकॉज बी। मैंने शाहरुख खान की एक चीज सुनी है कि कि कभी भी जिंदगी में ये बहुत बोलना कि काम नहीं है, काम चाहे नहीं। आपको रात को करना पड़े, दिन में करना पड़े, बिल्कुल, काम करो, बिकॉज अगर आपके पास काम है तो आप खुश हो। कभी उन लोगों से पूछना जिनके पास जिनके काम पास काम नहीं है एक्चुअली। काम नहीं है। प्रीवियस इंटरव्यू जो मैंने आपके साथ किया था उसमें मैंने बताया था कि शाहरुख खान इज माय फेवरेट, एंड आई थिंक उस इंटरव्यू में भी उसकी बात हो ही गई। हाँ, नहीं वो होनी है, बिकॉज वो मेरा भी फेवरेट है। ओह नाइस। तो इसलिए मेरी भी एक तमन्ना है, चाहे वो मैं 80 साल में जाके करूं, वो मैं करूंगा ही करूंगा, मुझे फिल्म बनानी है उसके साथ। ओह हाँ, नाइस। चाहे वो 80 साल का हो जाए, मैं 60 साल का हो जाऊं, लेकिन वो करूंगा ही करूंगा, चाहे अब टेक मी एज अ लीड एक्ट्रेस। पक्का पक्का वो पक्का, मतलब कि ना मेरे को ये होता है कि एक आपकी जो इच्छा होती है ना, वो जरूर वो आपको try करना मैनिफेस्ट चाहिए, करते रहना करते चाहिए। रहना चाहिए, बिल्कुल। इफ यू वांट टू बी वांट टू वर्क विद शाहरुख, तो रोज उसको बोलो, वो एक दिन हो जाएगा। बिकॉज ये भी आपने कहीं ना कहीं बोला होगा, कभी ना कभी आपने अपने मन में मैनिफेस्ट किया होगा इस चीज़ के बारे में, तभी वो आज चीज़ें हो रही हैं आपके सामने, ये चीज़। तो आशी, अभी फ्लाइंग फैम तो हो रहा है ना साथ साथ, और मुझे लग रहा है कि आप अपना ना एक शौक पूरा कर रहे हो। वो हर किसी का एक शौक होता है ना, मेरा भी है, आपका भी है ना, लेकिन आपने वो पूरा कर लिया, मेरा भी पूरा नहीं हुआ है, और वो है गाना गाने का। है ना? Okay. तो ये मन में कब आया? अभी तीसरा गाना आने वाला है या चौथा? आई थिंक 3 गाने आ चुके हैं और अब ये 4th और 5th आने वाला है। ओके, 2 गाने आने वाले हैं। हाँ, 2 एक इकट्ठे? साथ आने वाले। ओ नाइस। तो ये कब आया शौक? यही शुरू से था? जब मैंने चंडीगढ़ में स्ट्रगल किया था, ओके। और जब मुझे किसी ने मौका नहीं दिया था, तब मुझे दिमाग में आया कि ठीक है मैं खुद को मौका दूं। एक्चुअली उस समय मैं पता नहीं कहाँ था चंडीगढ़ में, तो आप शायद मेरे को मिले नहीं होंगे, तो हम शायद नहीं तो पहले कर लेते गाना, राइट। ये चीज। तो आई थिंक वो स्ट्रगल के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि व्हाई शुड आई डोंट डू माय ओन सॉन्ग्स। मैं अपने खुद के गाने करती हूँ। कभी सोचा नहीं था, अगेन ये भी नहीं सोचा था कि कभी सिंगर बन सकती हूँ, मैं गा भी सकती हूँ, ऐसा कभी प्लान में था ही नहीं। बट लोगों ने मोटिवेट किया कि वो ट्राई करो, ट्राई करने में क्या जाता है, टेस्ट करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सो मैंने ट्राई किया पहला सॉन्ग एंड इट वाज अ सक्सेसफुल सॉन्ग, देन फिर दूसरा किया, फिर तीसरा, और फिर वो शौक में आ गया कि हाँ ये चीज़ करनी है। एंड अब लोग सामने से ये भी पूछते हैं मैम कब गाना आ रहा है आपका, तो अब तो वो भी है कि लोगों का मोटिवेशन और प्रेशर भी है कि क्यों नहीं आ रहा आपका गाना। बस एक गाना करा, उसके बाद आगे क्या मैंने एक चीज देखी है आपके गानों में, दे आर वेरी ग्लैमरस एंड ग्रैंड, तो ये क्यों रखा है आपने एलिमेंट उसमें कि गानों में? आई थिंक वही मेरी पहचान है टू मतलब गाने में बहुत फैशनेबल, बहुत ग्लैमरस, और आई थिंक कोई भी गाना विदाउट ग्लैमर इज इनकम्प्लीट, और ये तो है। व्हेन इट इज माय सॉन्ग तो इट हैज टू बी फुल ऑफ ग्लैमरस। यस, आपने कहीं वो कभी हनी सिंह की परछाई से तो नहीं निकले आप कि कि वो इतना ग्रैंड वो भी सोचता है कि जो आपने अभी आंसर दिया, मुझे लगता है कि उसका भी यही रहता है कि मेरे गाने ग्रैंड होने चाहिए। आई थिंक
जो भी उस लेवल का नेक्स्ट लेवल थोड़ा सोचता है या बहुत ज्यादा सक्सेस की तरफ सोचता है तो वो ऑटोमेटिक ग्रैंड चीजें करता है और नॉर्मल चीजों में कॉम्प्रोमाइज करता ही नहीं है. यस सो आई थिंक नॉर्मल इज बोरिंग एंड कुछ अच्छा, कुछ ग्रैंड, कुछ ग्लैमरस इज ऑलवेज ट्रेंडी. वो तो है ही है, मतलब कि और खुद को मजा आता है. हाँ, मतलब कि किसी ने ना एक बात बोली है कि जैसे इफ यू वांट टू बी रिच या इफ यू वांट टू बी यू ग्लैमरस, हैव टू लुक दैट वे. तो आपको वैसा करना पड़ेगा. ऑब्वियसली. ये नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ सोच ही जाऊं और वो हो जाएगा. बिल्कुल. वैसा नहीं होगा. तो वो ऐसा होता ही है ना. ओके. कुछ बड़ा करने के लिए मुझे लगता है आपको उतना ही बड़ा सोचना भी पड़ता है. तो ग्रैंड सोचोगे तो ग्रैंड होगा. ये तो है. तो आप कितना सोचते हो? बहुत सोचती हूँ मैं अपने काम को लेके, और सोचने से ज्यादा मैं लिखती हूँ सारी चीजों को. ओके, तो आपको भी आदत है. मेरे सारे प्लान्स मुझे लिखने की आदत है. बिना लिखे मैं बात भी नहीं कर पाती किसी से. सो आई हैव टू हैव अ पेपर पेन ऑलवेज. मतलब कि हर प्लान आप लिखते हो? हर प्लान लिखती हूँ. ओके. रोज रोज या जब? आई थिंक जब भी माइंड में आया, चाहे वो आधी रात को 12 बजे 1 बजे कभी भी आ रहा है, मैं उठूंगी और लिख लूंगी कि मैं भूल नहीं जाऊँ, उसे सेफ रखूं कि ये मेरा अगला प्लान है. तो आपके बेड के साइड पे पानी नहीं होता, डायरी होती है? पेपर पेन जरूर होता है. ओके, पेपर पेन जरूर होता है. या नाइस. नोट्स, ओके. हाँ, आजकल तो मोबाइल में भी फोन के नोट्स, बट लिखती जरूर हूँ. ओके. तो और क्या करते हो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए? आई थिंक मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है मेरा वर्कआउट रूटीन. सो इफ आई लुक फिट तो मुझे अपने आप मोटिवेशन आता है और कुछ करने का. सो यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ. मुझे अपने आप को मेंटेन करना बहुत पसंद है और उसी से मुझे मोटिवेशन आता है. यही मैं सवाल पूछने वाला था, बिकॉज जैसे हमारे जैसे इंसान होते हैं ना, ये इन्होंने जिंदगी में बहुत खाया होता है कभी, तो ये इन्होंने कभी सोचा नहीं होता कि कि क्या होगा, है ना. कोई बात नहीं, वेट कम करना तो बहुत आसान है ना. लेकिन मेरे को 7 साल हो गए हैं वेट कम करते हुए, बिकॉज मेरे पास जिम जाने का टाइम नहीं है, मेरे पास सैर करने का टाइम नहीं है. तो लेकिन मेरे को 7 साल हो गए हैं, मैं 110 से अब नीचे आ रहा हूँ, तो भी बहुत रिड्यूस हो गया. तो लेकिन क्या एक चीज़ है जो आप अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आप तो जिमिंग करते हो ना, आप योगा भी करते हो ना, सब कुछ करते हो, एक ऐसी चीज जो कुछ बिना कुछ किए हम वेट कम कर सके? बिना खाए. वो मैंने कर रहा हूँ. उसके अलावा मतलब कि लाइक एक रूटीन जैसे क्या खाना चाहिए, कौन सा मील स्किप करना चाहिए अगर आप फास्टिंग में कर रहे हो तो? आई थिंक सबसे अच्छा ऑप्शन है टू स्किप योर डिनर. ओके. क्योंकि मेरा डिनर इज ऑलमोस्ट डन. 6:30 तक माई डिनर इज डन. ओके. सो आई थिंक दिस इज समथिंग जो ऑलरेडी एक नॉलेज पूरे यूट्यूब पे, पूरे सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, दैट 6:30 के बाद आप जितना खाओगे आपका डाइजेशन स्लो हो चुका होता है. सो मुझे लगता है डिनर स्किप करना इज अ गुड हैबिट. और अगर आप कर भी रहे हो तो 6:30 यू हैव योर लाइट डिनर. सो अ ट्रिक इज कि दिन का सबसे पहला मील सबसे हैवी होता है, फिर लंच और लाइट कर दो, डिनर और लाइट कर दो. सो दीज आर द 3 मील्स दैट यू कैन हैव. धीरे धीरे उसको लाइट करते जाओ. तो अभी 3rd सीजन होने जा रहा है आशी, है ना, जिसके लिए आज हम स्पेशली वैसे बैठे हैं उसी के लिए, बिकॉज वी वांट कि इस बार और ज्यादा ग्रैंड हो. राइट. है ना. तो अब क्या तैयारी चल रही है उसकी? वो बटरफ्लाइज आ गई हैं स्टमक में? काफ़ी एक्चुअली. और जब पैजेंट में 1 महीना रह जाता है तो उस टाइम पे इट इज़ वेरी हेक्टिक फॉर अस. अ लॉट ऑफ प्रेशर कि कुछ रह ना जाए. बहुत कुछ है प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज एवरी सीजन हम उसे और ग्रैंड करना चाहते हैं. जैसा कि मैंने सोचा, आप जितना ग्रैंड सोचोगे उतना ग्रैंड उसे ले जा पाओगे. सो हर बार की तरह इस बार सीजन 3 आई वॉन्ट कि ये बहुत ग्रैंड लेवल जाए. तो उसके लिए उसी लेवल की प्रिपरेशन, उतना ही हेक्टिक, उतना ही प्रेशर. सो तैयारी तो अच्छी चली रही है डेफिनेटली. एंड हर बार की तरह जो स्टूडेंट्स हैं हमारे टॉप 30, वो अक्रॉस इंडिया अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं. सो मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है उन स्टूडेंट्स से मिलने में जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग स्टेट से आ रहे होते हैं. और जब वो सब एक साथ होते हैं देन आई थिंक यू लर्न सो मच फ्रॉम देम. मुझे लगता है मैं उनको सिखाऊंगी तो हुई, लेकिन मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ. बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम अक्रॉस इंडिया फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, कुछ ना कुछ वो जरूर अपने कल्चर का सिखा के जाते हैं. सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. यस. एंड तो आई थिंक ओवरसीज से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं आपके पास. यस. है ना. तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि ग्लोबल लेवल पे फ्रैंक फ्रैम नाउ वर्किंग, है ना. तो ये चीज तो लेकिन जब ये टॉप 30 की आपने बात की, तो ये टॉप 30 आप कब चुनते हो? ये पूरा साल प्रोसेस चलता है या कैसे होता है ये? जैसे ही हमारा एक सीजन खत्म होता है, हमारा प्रोसेस शुरू हो जाता है अगले सीजन का, जिसमें हम बेसिकली जो गर्ल्स हैं वो ऑडिशन देती हैं ऑनलाइन. और उसके बाद हम उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं, उनको ऑडिशन ऑनलाइन लेके. शॉर्टलिस्ट के बाद फिर वो टॉप 30 में आते हैं जो हमारे फाइनल कैंडिडेट्स होते हैं. ओके. तो ये पूरे साल का प्रोसेस है?
कह सकते हैं हाँ, पूरे साल शॉर्ट लिस्टिंग चलती रहती है, फिर हम एंड ऑफ 1 महीने पहले अपने रजिस्ट्रेशन को क्लोज करते हैं, जो ऑलमोस्ट इट इज अबाउट टू क्लोज नाउ सून। तो कभी ऐसा हुआ है आशी, थोड़ा सा पीछे वाला सवाल पूछ रहा हूँ कि कभी किसी स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया हो कि आपको लगा हो कि शायद ये 80 है लेकिन एंड शी परफॉर्म्ड 100? हाँ, एक्चुअली कई बार हुआ ऐसा कि उनको देख के स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि टाइम लगेगा, क्योंकि मैं कभी ये ऑब्जर्व नहीं कर सकती, ऐसा नहीं सोचती मैं कभी भी कि ये नहीं कर हाँ, सकते नहीं कर हैं। सकते, राइट। मुझे कभी लगता है कि हाँ, हो सकता है इसे टाइम लग जाएगा, यस। बट कभी कभी विद दैट थोड़ा सा उन पे फोकस किया, थोड़ा ज़्यादा अटेंशन दिया, तो बहुत जल्दी ऑब्जर्व करके मेरी एक्सपेक्टेशन से ऊपर निकल जाता है। देन आई ऑल्सो फील अमेज्ड कि ये इतना बेटर कर सकती थी इतनी जल्दी। यस। और इसे सिर्फ चाहिए क्या था, थोड़ा सा पर्सनल अटेंशन, जो Yes. मैं आजकल रिक्वेस्ट करती हूँ हर एजेंसीज एंड ग्रूमर्स को कि थोड़ा पर्सनल अटेंशन चाहिए स्टूडेंट्स को, बस और कुछ नहीं। मेरे को लगता है वो थोड़ा ना आपकी अच्छी चीज है जो आप उनको पर्सनल क्लासेस देते हो, बिकॉज उससे एक तो उनकी जो वो को बोलते हैं ना झिझक, वो थोड़ी सी कम होती है ना, Right. बिकॉज बहुत सारे सवाल होते हैं गर्ल्स के, है ना, बहुत एक्चुअली बहुत, मैं हर रोज उनके सवालों का जवाब दे रही है ना, हूँ। मतलब कि मैम ये फील कैसी है ना, इसमें ऐसा तो नहीं है। एक तो मतलब कि मुझे समझ नहीं आता कि हर किसी ने जो ग्लैमर वर्ल्ड है इसके बारे में अफवाहें बहुत सारी उड़ा रखी हैं, नेगेटिव बात करते है हैं ना, लोग लेकिन इस वो बारे ऐसा में। हर फील्ड में है। आप कोई भी देख लो, आप बैंक में चले जाओ, टीचिंग लाइन में चले जाओ, कहीं चले जाओ, वो सब जगह है ना। हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन उनके सवालों के जवाब देना ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब नहीं देती हूँ, मैं हर पेरेंट के सवालों का जवाब देती हूँ। Yes. और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि ये फील्ड कितनी सेफ है मैम, क्या होगा, क्या फ़ायदा है, क्यों करें हम। सो आई थिंक सबसे बड़ा टास्क है पेरेंट्स को भरोसा दिलाना कि तुम सही हाथों में हो। Yes. तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के साथ उतना ही कनेक्शन बनाना पड़ता है मुझे। Yes. ये तो है। तो ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आके रह रहे हैं, नोएडा, दिल्ली में आके, एंड हाँ, दे आर टेकिंग क्लासेस। बहुत स्टूडेंट्स, आई थिंक 90% स्टूडेंट्स बाहर से ही हैं ओके। जो आते हैं और नोएडा में स्टे करते हैं। हम उनको कुछ ऑप्शंस देखते हैं कि यहाँ आप स्टे कर सकते हैं। 90% स्टूडेंट्स बाहर के ही हैं। ओके। एग्जाम्पल फ्रॉम कर्नाटका, पुणे, मुंबई, अलग अलग सिटीज़, अलग अलग स्टेट से, आसाम, हर तरफ से स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं और ट्रेन करते हैं। और मैंने एक और चीज़ देखी है आपकी, जो अच्छी चीज़ है, आप ऑनलाइन में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हो। मुझे लगता है मैंने बहुत स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ही पूरा सिखा के ट्रेन कर दिया है। तो मुझे लगता है ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, इट्स जस्ट कि आपका ग्रूमर, आपका मेंटोर आप पे कितना फोकस कर रहा है और वो आपको कितना एफर्ट लगा के सिखा रहा है। ऑनलाइन में चीज़ें कम समझ में आती हैं। दिस आई एग्री कि ऑनलाइन में हो सकता है जो प्रैक्टिकल, जो मैं उनको यहाँ पे फिजिकली टच करके बता सकती हूँ कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, वो मैं उनको वीडियो रिकॉर्ड कर करके भेजती हूँ कि सी आप ये गलत कर रहे हो, ऐसे करो। सो बस यही है कि वो थोड़ा सा मुझसे दूर है, लेकिन मेरे फोकस से दूर नहीं है। नहीं, वो आपने चीज़ अच्छी बोली कि ऑनलाइन में थोड़ा सा फिजिकल टच जो हम बताते हैं उनको कि ऐसे करना है, चलना है ऐसे, पैर ऐसे रखना है ना, तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन जब प्रैक्टिकली होता है तो उसमें थोड़ा आसान रहता है ना। तो लड़कियों की ये वाली प्रॉब्लम भी बहुत रहती है कि जैसे मॉडल हैव्स टू वेयर 6 इंच हील, राइट, है ना, तो उनको कैसे कन्विंस करना कि यार ये अब करना पड़ेगा आपको। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं अभी तक, उन सब ने लाइफ में पहली बार हील पहनी है। अच्छा। तो मेरे लिए बहुत अब इजी हो चुका है कि दिस इज नॉर्मल। आई थिंक दूसरे दिन वो एकदम कॉन्फिडेंटली उस 6 इंचेस हील में चल रहे होते हैं। तो पहले मेरे लिए चैलेंजिंग था जब पहले गर्ल्स आके मुझे बोलती थी कि मैंने तो कभी लाइफ में हील पहनी नहीं है, मैं तो जैसे ही पहनूंगी गिर जाऊंगी। तो आई थिंक मुझे 2 दिन लगता है उन्हें हील में कंफर्टेबल करने में और कॉन्फिडेंटली वॉक करते हैं, क्योंकि कुछ इसके भी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं और हर फील्ड के टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस होते हैं जो हम हील में बैलेंस करने के लिए देते हैं और वो इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं। मतलब कि मेरे को लगता है आप तो 24 आवर्स कर सकते हो ना वेयर इन हील्स, या सो भी सकती हूँ हील में। नहीं, ये तो बड़ी बहुत चीज होती है, मतलब कि जिस चीज की, जैसे आप जिस फील्ड में जो रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आपका स्टूडेंट में अगर वो कमी है तो फिर वो हमारे अंदर कमी है ना, क्योंकि उन्होंने रिप्रेजेंट फ्लाइंग फैम को करना है बहुत जगह पे जाके। बिल्कुल। अलग अलग स्टूडेंट को मैं ऐसे ही प्रिपेयर करती हूँ कि स्टूडेंट नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट फ्लाइंग फैम रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये सोच के हर इंसान सिखाए तो मुझे लगता है कि
बहुत कुछ बहुत बेटर हो सकता है। यस, क्योंकि फ्लाइंग फैम ने तो ठीक है अभी सिखा दिया है ना, 6 महीने साल सिखा दिया है ना, एंड देन उसको एक्सपोजर भी दे दिया पेजेंट का, है ना, लेकिन आगे तो उसने रियल लाइफ में जाना है, बिल्कुल जहाँ आशी मैम नहीं होंगे, राइट। है ना, जहाँ फ्लाइंग फैम की टीम नहीं होगी, वहां तो आपको खुद साबित करना है। फिर वो पूछेंगे कहाँ से आए हो, कहाँ से सीखा, राइट। तो आपका नाम जुड़ा है, फ्लाइंग फैम का नाम जुड़ा है, तो आपको भी पता है कि यार नहीं, मेरे को इसको परफेक्ट करना ही करना है, कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। या मतलब कि और वो होना भी नहीं चाहिए। मेरे को लगता है कि अगर आपको डांटना पड़े तो डांटना चाहिए, अगर बच्चे को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। कभी ऐसा हुआ, वैसे डांट दिया कभी किसी को? बहुत अच्छा, बहुत डांटा है मैंने स्टूडेंट्स को, एंड कभी रोना रोना निकला उनका? बहुत। अच्छा, मतलब मुझे लगता है कि जितनी भी आज सक्सेसफुल लड़कियां जो पैजेंट में कुछ जीती हैं, यहाँ से निकल के कुछ बनी हैं, जितनी भी सक्सेसफुल लड़कियां हैं फ्लाइंग फैम से, वो सब यहाँ रो के जरूर गई हैं। मैंने उनको इतना डांटा है कि वो रोई है यहाँ पे, बहुत रो रो के फिर उन्होंने आगे वो चीज अचीव की है। मुझे लगता है जो बच्चा डांट खा लेता है ना गुरु की, हाँ वो सक्सेस तो हो ही जाता है, राइट। है ना। तो लेकिन आप लगते नहीं हो वैसे गुस्से वाले, या हो? स्टूडेंट्स के साथ जब नहीं सुनते हैं तो हो जाती हूँ, वैसे इतनी और भी नहीं वेंडर्स होती। के साथ? उनके साथ बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बहुत Okay. प्रोफेशनल, बहुत स्ट्रिक्ट कि दिस हैज टू बी टू द पॉइंट, ये चाहिए तो यही चाहिए। यही चाहिए, यस। तो अभी क्या तैयारियां चल रही हैं थर्ड सीजन की, कहाँ तक पहुंच गया है? सो अभी स्टूडेंट्स हमारे ऑलमोस्ट सब फाइनल हो चुके हैं लगभग, वी आर वेरी क्लोज कि हम टॉप 30 हमारे रेडी हो चुके हैं। अब जो एक्चुअल टॉप 30 के बाद तैयारी होती है वो होती है कि हमारा स्टेज सेटअप, वेन्यू बुकिंग, तो अभी वो सब का प्रोसेस चल रहा है कि हम एग्जैक्टली कहाँ पे इवेंट को कर रहे हैं। इट विल बी इन नोएडा, बट और भी बहुत सारे प्री प्लान्स होते हैं जो हमें करके चलने पड़ते हैं कि हमें कितना ग्रैंड लेके जाना है, क्या फैसिलिटीज है, क्या कुछ हम अलग ब्रांड स्पॉन्सर्स को दे रहे हैं, तो वो सारी प्रिपरेशन अभी चल रही है। और मुझे लगता है कि ये सबसे टफ पार्ट है ना। ठीक है, मतलब कि एक लेआउट बनाना तो इजी कि मुझे ये करना है, लेकिन ग्राउंड पे उसको वैसा ही उतारना, एग्जीक्यूट करना, प्लानिंग करना बहुत इजी है, बट उसको एग्जीक्यूट करने हो तो कई सारे प्लान्स फ्लॉप हो जाते हैं। yes. तो आई थिंक पैजेंट में ना हम प्लान बी भी हमेशा लेके चलते हैं, इफ नॉट दिस तो ये करेंगे, ये नहीं हुआ तो ये करेंगे, सो प्लान ए प्लान बी हमेशा लेके चलना पड़ता है। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी 2-3 वेन्यू देखे हैं? हाँ एक्चुअली बहुत वेन्यूज एक्सप्लोर करने होते हैं, और देखने के बाद फिर हम टेक्निकल चीज़ों को मैच करते हैं, फिर जो परफेक्ट मैच होता है फिर हम उसे फाइनल करते हैं। इसीलिए हम डेट 1 हफ्ते या 10 दिन पहले रिलीज करते हैं, और वेन्यू भी, क्योंकि हमें भी टाइम चाहिए होता है कि हर चीज़ हम टेक्निकली सेट कर पाए पहले। यस। तो कभी ये नहीं सोचा कि यार मैं फ्लाइंग फैम को कभी गोवा या इस जगह पे करें हम, मतलब इससे ज्यादा ग्रैंड वेल हाँ, ऐसा प्लान करती हूँ मैं, सोचती हूँ कि हाँ अभी अगर हमारे कुछ 2-3 सीजन दिल्ली नोएडा में हुए हैं तो इस पैजेंट को थोड़ा और कहीं बाहर भी ले जा सकते हैं, बट आई फील कि मैं शायद इसको सीजन 4 के बाद और कहीं किसी सिटी में लेके जाऊंगी। एटलीस्ट 3-4 सीजन यहाँ पे अपने सिटी में स्टेबलिश्ड हो जाएं, उसके बाद आप सीजन 5-6 कहीं और बाहर करो तो मुझे लगता है वो ज्यादा एक अच्छा आइडिया होगा। तो कौन सी है वो शहर, कौन सा दिल के पास है? मेरे को पक्का पता है वो आशी वहीं लेके जाएगी सबसे पहले तो, कि यार ये वाला शहर मेरे को नोएडा के बाद अच्छा लगता है, यही करेंगे। कमिटमेंट ना हो जाए कि इसी शहर में करना है। ओके यस, ये भी हो सकता है, मैं बाद में पूछ लूंगा वो। राइट। तो वैसे अभी जब ये फ्लाइंग फैम का थर्ड सीजन है तो स्पॉन्सर्स एंड ऑल दैट सब सॉर्टेड हो गया अभी? ऑलमोस्ट सब सॉर्टेड है 90%। ओके, एंड वेन्यू भी? हाँ वो भी चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, देख रखा है, और फिर प्लानिंग चल रही है उसके ऊपर। और क्या क्या तैयारियां होती है, जैसे ड्रेसेस की तैयारी? बिल्कुल, उनके 3 राउंड्स के कॉस्ट्यूम, जो हमारे मॉडल्स होते हैं उनके 3 राउंड के कॉस्ट्यूम, उनका पोर्टफोलियो शूट, और ना ही सिर्फ ये, क्योंकि वो पहली बार एक पैजेंट करने जा रहे हैं तो उनको उस लेवल की ट्रेनिंग भी देनी होती है। सो उनकी ट्रेनिंग, उनका पोर्टफोलियो, प्लस उनके सारे कॉस्ट्यूम्स अरेंज करना, उनके लिए मेकअप, हेयर स्टाइलिस्ट अरेंज करना, प्लस ब्रांड स्पॉन्सर्स के लिए वो चीज़ें लाना जो वो चाहते हैं अपने ब्रांड के लिए। तो आई थिंक फ्रॉम ग्राउंड टू द टॉप हर चीज़ A to Z मैनेज करनी पड़ती है। इट्स वेरी टफ। तो कभी ऐसा नहीं होता कि आप किसी ब्रांड के पास गए हो, है ना, और उससे आपने उसको सोचा हो कि यार चल इससे छोटे वाली स्पॉन्सरशिप लेते हैं, लेकिन उसने कहा कि नहीं आशी, इसको बड़ा करते हैं मेरे लिए, प्लीज मेरे को थोड़ी और जगह दो अपने वहां पे। ऐसा हुआ है?
नहीं, अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ ओके, कि बहुत जल्दी होने वाला है, मतलब कि वो मेरे को लगता है कि बिकॉज इतना ग्रैंड हो चुका है ये। हाँ। मैंने जब लास्ट टाइम की भी जो आपने वीडियोस डाली हुई हैं हम्म। इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे और फेसबुक पे जहाँ पे भी वो अवेलेबल है, वहाँ पे वो दिखता है कि स्टेज ग्रैंड है। नहीं राइट। तो आपकी स्टेज से पता लग जाता है कि ये नहीं यार, ये बस कि ऐसा ही राइट। है ना। हाँ वो हाँ। आपकी स्टेज देख के लगता है कि यार ये ग्रैंड हम्म। है ना, और वो मॉडल्स को देख के लगता है कि नहीं, इन पे मेहनत की गई है। बिल्कुल। मॉडल्स पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है पैजेंट से पहले, क्योंकि एक स्टेज पे जा रहे होते हैं, तो यहाँ पे ग्रूमिंग और वहाँ के स्टेज में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि जब हम्म स्टेज कैमराज ऑडियंस होती है तो डेफिनेटली कोई भी स्टूडेंट नर्वस हो सकता है, सो उनको उस लेवल का मेंटली भी प्रिपेयर करना होता है। और अभी तो आप चलो आपके सामने वो वॉक कर रही हैं, है ना, जहाँ पे आपका स्टूडियो वहाँ पे कर रही हैं, बाकी आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनके सामने वो उनके वो आ रहे हैं, राइट। वहाँ तो ऑडियंस बैठी है, ऑडियंस है। वहाँ तो जजेस हैं, स्पॉन्सर्स हैं, और बहुत डिग्निटरीज आती हैं वहाँ पे, है ना, बड़ी बड़ी, जो आपका शो देखने आए हैं। वहाँ पे नर्वस नहीं होना स्टेज पे, दैट्स अ बिग डील। हाँ। है ना, बिकॉज हर किसी के पैर कांप जाते हैं, हाँ। चाहे वो जितना मर्जी बड़ा स्टार हो। राइट। एक बारी तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी तक मैं चला नहीं हूँ कभी, है ना, लेकिन अगर चाहे वो शाहरुख खान भी अगर वो चल रहा है ना, या कोई भी स्टार चल रहा है, और जब आसपास वो रैंप वॉक और आप करके जा रहे हो, तो मुझे लगता है एक बार तो उसको भी लगता होगा यार कि कहीं हाँ, कुछ। थोड़ा सा तो दिल में वो रहता है कि यस, आई मीन दिस इज माय मोमेंट, आई हैव टू बी बेस्ट। हाँ, तो कहीं ना कहीं 1% नर्वसनेस आई थिंक सबके अंदर होता है। तो आपको तो नहीं होता अब, ये आप तो मतलब मुझे कि। मुझे लगता है कि जो भी है चीज़ें जस्ट गो इन अ फ्लो। अगर आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो और आप वो चीज़ कर रहे हो तो आपको आदत हो जाती है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि नर्वसनेस बिल्कुल आती ही नहीं है। किसी भी अच्छे बड़ी चीज़ से पहले थोड़ी सी तो आती है, वो आती नेचुरल है, है, वो नेचुरल ह्यूमन है, नेचर वो है। आनी भी चाहिए। आनी भी चाहिए, ज़रूरी है, वरना आप अपनी चीज़ों को लेके कंसर्न ही नहीं होगे अगर, तो उससे बेटर कैसे करोगे। तो आई थिंक वो तो सबके अंदर है, और इवन इस इंटरव्यू से पहले मेरे अंदर वो भी थी कि हाँ, इंटरव्यू है तो आई हैव टू लुक बेस्ट, मुझे अच्छे से बोलना है, अच्छे नहीं, से आप प्रेजेंट करना आप है। अच्छे, आप हमेशा से बेस्ट हो। मैंने जब पहले भी इंटरव्यू लिया था, मुझे याद है उस समय भी आप शायद कहीं से आ रहे थे, एंड आपके पास लिमिटेड टाइम था, राइट। है ना, आपने, क्योंकि बिकॉज नोएडा वापस आना था, यस। है ना, तो आपने फिर भी बहुत अच्छा किया, थोड़ा सा टाइम निकाला कि चलो हम इंटरव्यू करके चलते हैं, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और उस समय भी ऐसा मेरे को नहीं लगा कि यू आर नर्वस, अभी और अभी भी मेरे को नहीं लग रहा कि यू आर नर्वस। वो आपके अंदर है कि आप जवाब दे सकते हो, और आप बहुत अच्छे आंसर देते हो। मेरे को लगता है कि बाकी लोगों को भी पॉडकास्ट करना चाहिए आपके साथ और लंबे वाला करना चाहिए, बिकॉज वो मजा आता है फिर लंबी बातचीत करने में, डेफिनेटली। है ना। वैसे बोलने का शौक है? बहुत, पूरे दिन बोलने का ही तो काम है। हाँ, ये भी है। तो कभी सोचा नहीं कि मॉडलिंग के अलावा मैं कुछ और भी शुरू करूँ? आई थिंक बिना कुछ प्लान करे इतना कुछ है मेरे पास ऑलरेडी, कि मॉडलिंग भी कर रही हूँ एंड देन म्यूजिक वीडियोस में एक्टिंग भी हो रहा है, हाँ, प्लस सॉरी बीच में टोक रहा हूँ। मैंने एक और चीज नोट किया आपकी, कि आपने म्यूजिक वीडियोस में अब अपनी जो पेजेंट्स की जो गर्ल्स हैं। गर्ल्स हैं, उनको भी आपने लेना शुरू कर दिया है ना। लास्ट गाने में भी थी वो शायद, हाँ हाँ, है ना। लास्ट ये कॉन्सेप्ट कैसे आया कि मैं तो कर ही रही हूँ, हाँ, लेकिन इनको भी एक वो नया एक्सपोजर दिया जाए, कि वीडियो कैसे होता राइट। है ना। तो ये कैसे आया माइंड में? क्योंकि उनको पैजेंट तो उन्होंने कर लिया, बट अब वो लॉन्च कैसे होंगे, जैसे मैंने स्ट्रगल किया, मुझे कोई लॉन्च नहीं कर रहा था। तो अब अगर मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी है, अगर भगवान ने मुझे मौका दिया है कि मेरे अंदर उतनी कैपेसिटी है कि मैं किसी को लॉन्च कर सकती हूँ, तो मैं क्यों पीछे रहूँ। जब मुझे कोई लॉन्च करने वाला नहीं था, तो इन मॉडल्स को अगर मैं लॉन्च कर दूंगी तो व्हाट्स बैड इन दैट, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। और तो ये मुझे बहुत लगता अच्छी है चीज कि है। उनको लॉन्च करना भी एक मेरे लिए भी एक अच्छा मौका है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ प्लेटफॉर्म भी दे पा रही हूँ। और उनको एक नया एक्सपोजर हो रहा है। अभी तक उनको सिर्फ रैंप था, फोटोशूट्स थे, बिकॉज वीडियो बहुत अलग है। बिल्कुल, है ना, आपको एंगल्स देना, है ना, एक्टिंग, एक्सप्रेशंस, कॉन्फिडेंस कैमरा में। यस, बिकॉज एक टेक कई बार नहीं होता, बिल्कुल, यू हैव टू गिव मेनी 10 टेक्स। टाइम्स, 12 टाइम्स, है ना, क्योंकि वो तो डायरेक्टर के ऊपर है राइट। कि वो सेटिस्फाई होगा तो वो बोलेगा ठीक है, नहीं तो वो बोलेगा नहीं, दोबारा करो, बिल्कुल। है ना। और वहां पे आपको गुस्सा नहीं करना, शांत रहना, सेम एक्सप्रेशन 100 बार देना, राइट। है ना। ये आप बहुत अच्छी चीज कर रहे हो, उनको हर तरह का एक्सपोजर दे रहे हो, है ना। और मेरे को लगता है इसीलिए शायद आपके साथ स्टूडेंट्स भी जुड़ रहे हैं, और इसीलिए शायद आपके साथ ब्रांड्स भी जुड़ रहे हैं, राइट। बिकॉज आप एक चीज नहीं कर रहे हो, आप 360 डिग्री करने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल, है ना। और मेरे को लगता है वही एक एजेंसी का काम होना चाहिए, बिल्कुल। कि अगर मेरे पास कोई बच्चा आया है, तो वो मेरे से जब निकले तो उसका कुछ काम हो, कुछ काम हो, हर तरीके का एक्सपीरियंस हो, एक्सपोजर हो,
सिर्फ ग्रूमिंग तक चीज़ें ख़त्म नहीं होती, ग्रूमिंग के बाद एक्चुअल उनका करियर शुरू होता है और वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सी जब तक तो वो आपके पास आया था तब तक तो वो ये सीखने आया था कि मैं सीख लूंगा, है ना। असली काम तो उसका सीखने के बाद है, सीखने के बाद होता है, जब वो बिल्कुल। मार्केट में जाएगा अपना पोर्टफोलियो लेके, है ना, फिर वहां पे लोग बोलेंगे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल है ना। हमें तो ऐसा बच्चा ट्रेन करना है कि जहां जाए वो यस हो, बिल्कुल। है ना। तो कितनी खुशी होती है अभी जब ऐसा होता है कि जब आपकी गर्ल्स इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करती हैं। आई थिंक जब भी मैंने अपनी गर्ल्स को नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लाइव देखा है या टीवी पे देखा है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स मेरे इंटरनेशनल भी गए हैं, टीवी पे भी आए हैं, तो जब मैं उन्हें देखती हूँ तो उस टाइम देयर इज नथिंग अदर देन कि जब मैं रोती नहीं हूँ। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं उनको नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे देख के मैं रोई नहीं हूँ उन्हें देख के। आई गेट वेरी इमोशनल कि कल तक मेरे साथ यहाँ सीख रही थी एंड आज एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे या फिर कुछ जीत रही है, कुछ बड़ा अचीव कर रही है, तो डेफिनेटली वो बहुत इमोशनल मोमेंट होता है मेरे लिए किसी भी स्टूडेंट के साथ। तो यस, आई मीन आई फील वेरी प्राउड एंड इमोशनल एज वेल। तो इस बार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं? इंटरनेशनल स्टूडेंट एज इन लाइक हमारी एक प्रीवियस स्टूडेंट इंटरनेशनल गई है अभी रिसेंटली, सो इंटरनेशनल पैजेंट किया है उसने। ओके, पैजेंट किया उसने, राइट। राइट। तो आज हमने बहुत सारी बातें की, हमने थर्ड सीजन के बारे में, है ना, और मैं चाहता हूँ कि आप एक प्रॉमिस करो कि जब थर्ड सीजन कंप्लीट हो उसके बाद हम दोबारा एक इंटरव्यू करें 100%, है ना, और उसमें हम ये बैठ के बात करें कि स्पेशली ऑन थर्ड सीजन कि ये सीजन कैसा रहा, है ना, कि जब हमने सोचा था फर्स्ट डे, है ना, तो क्या हम उसको अचीव कर पाए, राइट। बिकॉज खुद को एनालाइज करना मेरे को लगता है बहुत जरूरी बहुत यस, है ना, बिकॉज जैसे आपने बोला कि यू वांट पिछले सीजन से ये ज्यादा सीजन ग्रैंड हो, है ना, तो क्या हम उसको अचीव कर पाए, राइट, है ना, तो बिकॉज वो होना बहुत जरूरी है ना, और ये पिछले सीजन में भी किया आपने, अपने एनालाइज की क्या सोचा था क्या। बिल्कुल, हर सीजन के बाद मैं अपनी मिस्टेक्स लिखती ज़रूर हूँ कि ये गलतियाँ मुझसे हुई हैं और इन्हें अगली बार नहीं करना है, इन्हें इम्प्रूव करना है। सो अगर आई थिंक आप गलतियाँ देखना बंद कर दोगे या लिखना बंद कर दोगे तो यू कैन नॉट इम्प्रूव। सो सीजन 3 के बाद डेफिनेटली फिर मिलेंगे अपने इंटरव्यू में। नहीं वो तो मैं हमेशा मिलता रहूंगा, बिकॉज वो होता है ना कि आपने वो कीचड़ देखा है, चिपक जाता है वो साथ में, तो वो मैं उस टाइप का एक इंसान हूँ, मैं अगर एक बार किसी के साथ जुड़ गया हूँ तो मेरे को होता है कि वो इंसान सारी उम्र साथ रहे, बिकॉज तोड़ना 1 मिनट लगता है, राइट, यू हैव टू बिल्ड रिलेशंस इन इयर्स, यस, है ना, तो वो बहुत साल लगते हैं, वो विश्वास जीतना, वो इतना कंफर्टेबल होना कि हम बात कर सके, है ना, बिल्कुल, तो वो चीज मेरे को लगता है कि वो फिर एक बार शुरू हुआ तो फिर वो लंबा जाना चाहिए। बिल्कुल, सारे सक्सेसफुल इंटरव्यूज मतलब आपके साथ होंगे, वो होने ही चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं है कि फिर कई और, मैं भी चाहता हूँ कोई और भी आए, मतलब कि बहुत सारे लोग करें, बिकॉज़ वो अच्छी चीज है, लेकिन मतलब कि वो मेरे को भी मत भूलना आप, मतलब कि वो बीच में थोड़ा सा टाइम दे देना। नहीं बिल्कुल 100%। अच्छा, एक सवाल और आया मेरे मन में खत्म करने से पहले कि आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा जरूरी है ना, आप भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो, फ्लाइंग फैम भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो क्या आप मॉडल्स को उस पे भी कुछ टिप्स देते हो कि व्हाई सोशल मीडिया इज इम्पोर्टेंट? हमारा एक कोर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, दैट हाउ टू ग्रो योर सोशल मीडिया, हाउ टू मेंटेन योर सोशल मीडिया, यहाँ तक कि उनको पोस्ट कैसे करना है मैं वो भी सिखाती हूँ। सो हमारा सोशल मीडिया इज अ पार्ट ऑफ द कोर्स। ओके, और क्या पोस्ट करना है, मतलब कि क्या पोस्ट करना है, कैसे करना है, उनको सारा डिटेल दिया जाता है कि ये आपका कैटेगरी नहीं है, सो ये मत पोस्ट करो, ये आपका कैटेगरी है, ये पोस्ट करो। सो उन्हें सोशल मीडिया का प्रॉपर क्लास मिलता है यहाँ पे। और कभी ये भी बोला गया है कि जैसे जब बच्चा पहले दिन आया तो यू हैव टू पोस्ट आज से ही। हाँ, हमारा डे 1 से टास्क शुरू हो जाता है, फ्रॉम द डे 1 कि उनको अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना ही है। दे हैव टू पुट स्टोरीज, दे हैव टू पोस्ट, हर दिन वो क्या कर रहे हैं, अपनी जर्नी नहीं दिखाएंगे तो लोगों को पता कैसे लगेगा, ऑडियंस से इंटरेक्ट कैसे करेंगे। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपने स्टूडेंट्स को मैं डे 1 से सिखाती हूँ, समझाती हूँ, अभी भी बोलती रहती हूँ, यू हैव टू बी एक्टिव, यू शुड डू दिस, कुछ भी कर रहे हो यू हैव टू, बिकॉज बीइंग अ मॉडल इज समथिंग दैट यू आर अ पब्लिक फिगर और आपको वो शुरू से मेंटेन करना होता है। एंड अभी थोड़े दिन पहले ना मेरे एक दोस्त ने मेरे को एक चीज बताई, कि सोशल मीडिया पे ना कभी भी पीपल आपको सिर्फ खुश देखना चाहते हैं, दे वांट टू सी यू ग्लैमरस, राइट,
है ना, चाहे मैं हूँ तो हम्म, मेरे को भी वो दुखी नहीं देखेंगे। अगर मैं दुखी बिल्कुल। रील डालूंगा ना, उस पर कोई नहीं पूछेगा कि भाई राइट। क्यों दुखी है ना। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक फोटो डाली किसी हम्म, क्लब की, हम्म, और मेरा ड्रिंक, मैं वो yeah, पी नहीं रहा था, मैं जूस रहा था, तो फिर मैंने ड्रिंक के साथ फोटो डाली और नीचे मेरे को मैसेज आ रहे हैं, अकेले अकेले भाई, है ना। तो मैंने एक चीज देखी कि लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे ग्लैमर देखना चाहते बिल्कुल। हैं, है ना। दे उनको वॉन्ट टू सी यू हैप्पी, दे वॉन्ट टू सी यू डूइंग समथिंग। कुछ तो करो आप जिससे ऑडियंस एंटरटेन हो, बिकॉज सोशल मीडिया इज फुल ऑफ एंटरटेनमेंट एंड साथ के साथ नॉलेज। Yes. तो ये बहुत अच्छी चीज सिखा रहे हो, और आप ये मेरे मन में आया जाते जाते मैं पूछूं आपसे, बिकॉज आज की डेट में आप कोई भी काम कर रहे हो, बिल्कुल, सोशल मीडिया पे एक्टिव होना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। दैट इज हाउ यू ग्रो। आई थिंक सारे ब्रांड्स, सारे अपॉर्चुनिटीज आपको सोशल मीडिया से ही मिलते हैं। और ब्रांड्स कई बार अप्रोच करते हैं बिल्कुल, यस, आपको देख के कि ये हमारे लिए अच्छा रहेगा, ये हमारे राइट, लिए अच्छी रहेगी, इन्फ्लुएंस वो कर सकते हैं मार्केट बिल्कुल। को। तो ये चीज, तो कैसा लगा आशी बात करके? बहुत अच्छा। आई डिडंट फेल्ट कि कितनी देर हो गई हमें बात करते हुए। मुझे लग रहा है कि बस एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रही थी और मुझे बहुत मजा आ रहा था बात करने में। और मैं भी चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि कभी हम आराम से बैठे हम्म, और फिर टाइम की वो लिमिट ना हो, मतलब लिमिट ना हो। बहुत ज्यादा, और कई बार टाइम की वो हो जाती है कई बार। राइट, तो मैं चाहता हूँ कि वो टाइम की लिमिट ना हो, फिर बैठ के एक एक सिंगल सिंगल चीज पे हम बात करें, बिकॉज लोग ना वो देखना चाहते हैं। बिल्कुल। लोगों को आशी दिखती है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, है ना, बहुत ग्लैमरस, लेकिन जब आप आशी से मिलते हो तो शी इज वेरी स्वीट, है ना। वो जो ऑनलाइन है ना वो वैसी राइट, नहीं है, वो एक अलग डिफरेंट उसका एक ऑरा है अपना, है ना, एक बड़ा वो। आज जैसे वो मेरे को आज पहली बार वो ना बहुत ज्यादा फील हुआ कि यार मैं खा नहीं रहा हूँ, तो मेरे को बार बार बोली जा रही है खा ले खा ले खा ले। मुझे लग रहा था कि आप इतनी दूर से ड्राइव करके आए हैं मेरे लिए, तो मतलब मेरा मेरा फर्ज है कि मैं आपको थोड़ा तो स्पेशल फील नहीं, कर वो रहा हूँ। फील तो हो गया था, लेकिन मेरे को बुरा लग गया, मैंने कहा यार ये ज्यादा हो रहा है, निखिल अब खा ले चुपचाप। अरे तो इसलिए थैंक यू सो मच, और मैं चाहूंगा कि हम दोबारा इसके बाद बैठें, और डेफिनेटली जब भी आप चाहो हम इंटरव्यू करें, और हमारा जो भी हम आगे हमारा कोलैबोरेशन हो रहा है वो ऐसे ही चलता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आशी, बल्ले बॉली को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम फ्लाइंग फैम के साथ जुड़े। थैंक यू। थैंक यू सो मच कि आप मेरी स्टोरी को हर बार इतने अच्छे से लेकर आते हैं। पहले मेरी स्टोरी, अब मेरी एजेंसी की स्टोरी। सो आई थिंक हर लेवल ऑफ स्टोरी, जैसे जैसे मैं लेवल अप कर रही हूँ, मुझे लगता है आपके साथ बहुत अच्छे स्टोरीज हो रहे हैं, क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट कि आपकी स्टोरी कोई सुनने वाला भी होना चाहिए। मेरे को हमेशा लगता है कि ये आपने एक अच्छी बात बोल दी कि हर किसी के इंसान में ना आज की डेट में एक चीज की कमी है, कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं। एंड आई थिंक मुझे मेरे हर स्टूडेंट से यही फीडबैक मिलता है, मैम हमें कोई सुनने वाला नहीं है। यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने मुझे इतना टाइम दिया और मेरी बात को सुना है। आई थिंक थोड़ा सा एफर्ट चाहिए होता है, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना होता है किसी के लिए, कि आप अगर उसकी स्टोरी सुनो तो उसकी स्ट्रगल स्टोरी, उसकी लाइफ स्टोरी, तो मुझे लगता है कि आप सामने वाले को कुछ ना कुछ जरूर यू आर गिविंग बैक, कि आप उसकी स्टोरी सुनने का टाइम निकाल रहे हो। सो आई थिंक आप टाइम निकाल के इतनी दूर से यहाँ आए हो, सो थैंक यू। आपके थैंक यू तो मैं बोलना चाहूंगी आपको, थैंक यू सो मच। कोई टाइम बचा है वैसे फ्री अभी आपके पास पूरे दिन में? आज नहीं, आज नहीं, वैसे इन डेली लाइफ, मतलब कि वैसे ही शाम को दिन में होता है। हाँ, थेरेपिस्ट का काम भी शुरू कर लो, बिकॉज जैसे आप बता रहे हो कि मॉडल आके मेरे को बताती है आप बेटा शाम को थेरेपी भी होती है। सच बताऊं, इस बात पे मुझे एक बात याद आ गई कि जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वो अलग से अपने सारे पर्सनल प्रॉब्लम्स को मेरे साथ डिस्कस करते हैं कि मैम मेरे घर पे ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये चल रहा है। और जब वो डिस्कस करते हैं तो जब मैं बोलती हूँ तो आई थिंक मैं फिर टाइम नहीं देखती, कि जब मैं उनसे बात कर रही हूँ तो मैं टाइम में देख के चलती कि मेरी अगली मीटिंग है, मुझे वहाँ पहुँचना है। मैं उनके साथ बैठती हूँ, समझती हूँ। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा मुझे कनेक्टेड फील कराता है स्टूडेंट्स के साथ। तो कई स्टूडेंट ने मुझे आज तक कॉम्प्लीमेंट किया है कि मैम आप हमारे थेरेपिस्ट हो, कि आपसे बात करके ऐसा लगता है जैसे हमें कोई थेरेपी मिल रही है। तो मुझे लगता है कि आप मुझे समझ गए। मैं समझ आता हूँ, लेकिन ना मैं एक्चुअली जब इंटरव्यू लेता हूँ ना तो मेरी एक आदत है कि मैं बिटवीन द जो लाइंस होता है ना मैं उस पे पकड़ने की कोशिश करता हूँ कि इंसान क्या करने की कोशिश कर रहा है। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बिकॉज किसी को सुनना बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, ये तो मैं खुद भी मानती हूँ कि टाइम निकाल के किसी की बात सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ा एफर्ट है। और वो वही कर सकता है जो अंदर से इमोशनल है। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि आई थिंक तुम्हें अपनी एजेंसी में इमोशनल नहीं चलना चाहिए, दिल से नहीं चलना चाहिए, बट पता नहीं मैं ये आदत चेंज नहीं कर पाती हूँ। नहीं ठीक है,
लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, बिजनेस थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। हाँ बिजनेस में आपको इमोशंस नहीं चलते हैं, बिकॉज आज की दुनिया ऐसी है जो पता नहीं कहाँ आपके पर काट जाए या आपको कहाँ धोखा दे जाए, राइट है ना, कुछ नहीं पता। तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन योर बिजनेस। राइट थोड़ा सा मतलब कि ठीक है, प्यार करो अपनी वर्क से, अपने उससे, लेकिन इतना इमोशनल ना हो जाओ कि फिर आप अंधे ही हो जाओ। बिल्कुल, हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।